जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, आपका जीएस फैकल्टी। आपके लिए जो है ज्योग्राफी की क्लासेस मैंने स्टार्ट करी है। इनफैक्ट ग्राउंड जीरो की टीम ने ऑलरेडी एनडीए 1 एंड सीडीएस 1 2025 के फ्री बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, वो हमारा एम सिर्फ इतना है कि जितने भी बच्चे कोचिंग के लिए कहीं पर फाइंड आउट कर रहे हैं या जो कोचिंग कर चुके हैं, या स्पेशली हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं, एकेडमी के बच्चे हैं जो कोचिंग करके जा चुके हैं और उनको एक पर्टिकुलर कनेक्शन चाहिए टीचर्स के साथ, रिकॉल करने के लिए पढ़ाई के टच में रहना चाहते हैं और अपने पढ़ाई को और थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हमने फ्रेश बैचेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। ग्राउंड जीरो की टीम ने, जो फैकल्टीज हैं ग्राउंड जीरो की, उन्होंने ऑलरेडी मैथ्स, इंग्लिश और जीएस के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पे ग्राउंड जीरो के। ठीक है, तो आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। एनीवेज, अभी हमने जो प्रीवियस क्लास पढ़ा था तो उसमें ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी हम थ्योरीज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अबाउट यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखो, गैलेक्सी पे आने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। देखो, अभी ये तो गैलेक्सी की फोटो है, अभी एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। लुक एट दिस। आपको यहां पर जो एक बॉक्स दिख रहा है उसमें बहुत सारे चमकीले स्टार्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, सपोज लेट्स से दैट यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, और मैंने आपको बोला था जो यूनिवर्स है बेटा वो एडविन हबल के द्वारा, एडविन हबल ने ये एज्यूम किया था कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका डायमीटर है 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स। इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स उन्होंने एज्यूम किया था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में हमारे यहां पर कुछ हेवनली बॉडीज में यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये कुछ हेवनली बॉडीज मैंने इसके अंदर बना दी। तो इस यूनिवर्स में ये हेवनली बॉडीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टार्स है, बट नो, इट इज नॉट एक्चुअली स्टार। अगर आप दूर से, जब अभी आपको दूर से दिख रहा है कि ये सब डॉट्स हैं, ये सब स्टार्स होंगे, लेकिन जब हम नजदीक से इसको देखेंगे तो अगर मैं इसमें से किसी एक डॉट को मैग्नीफाई करता हूं, मतलब एक डॉट के मैं नजदीक जाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये डॉट भी अपने आप में बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप है। This dot is itself a group of certain members। यानी कि ये एक तारा दिख रहा था मुझे, एक्चुअली में वो तारा नहीं है, वो तो अपने आप में एक समूह है, और इस समूह को, इस ग्रुप को हम नाम देंगे क्लस्टर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये क्लस्टर है, एक गुच्छा है, एक समूह है, ग्रुप है, इनमें कुछ मेंबर्स हैं। और ये क्लस्टर जो होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ क्लस्टर होते हैं बड़े और कुछ होते हैं छोटे। तो जो बड़े क्लस्टर होते हैं उन्हें कहते हैं सुपर क्लस्टर, छोटे वाले वो कहते हैं लोकल क्लस्टर। अच्छा, अब इन क्लस्टर्स में मैंने फिर एक मेंबर को मैग्नीफाई करा। तो मानो मैंने इसको मैग्नीफाई करा, तो मैग्नीफाई करके मुझे पता चला कि ये अपने आप में एक गैलेक्सी है। ठीक है, और इस गैलेक्सी को मैंने यहां बना दिया, यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, लेट्स से इट इज अ गैलेक्सी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गैलेक्सी जो होती है ये 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। कौन कौन सी? एक होती है आपकी इर्रेगुलर गैलेक्सी, जिसकी शेप इर्रेगुलर होती है। एक होती है आपकी स्पाइरल, और एक आपकी होती है इलिप्टिकल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, 3 प्रकार की गैलेक्सीज हैं। और अगर हम बात करें कि गैलेक्सीज जो हैं ये कितनी बड़ी हो सकती हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है, इट इज एज्यूम दैट द बिगेस्ट गैलेक्सी, किसी सबसे बड़ी गैलेक्सी में माना गया है 3000 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं उसमें। किसी सबसे बड़ी गैलेक्सी में 3000 बिलियन स्टार्स बताए गए हैं, और किसी छोटी गैलेक्सी में, सबसे छोटी गैलेक्सी में 1 लाख स्टार्स बताए गए हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, हमारी गैलेक्सी, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जब हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, आर गैलेक्सी,
तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। और हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, तो हमारी गैलेक्सी का डायमीटर इज 1,00,000 लाइट ईयर्स। 1,00,000 प्रकाश वर्ष हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है। हमारी गैलेक्सी की जो थिकनेस है वो करीब 20,000 लाइट ईयर्स। ओके, हमारी गैलेक्सी में ये मैंने जो गैलेक्सी का मैंने एग्जांपल लिया, 3 तरह की गैलेक्सी बताई, तो हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है। हमारी गैलेक्सी कैसी है, स्पाइरल। और ये स्पाइरल गैलेक्सी का ही मैंने डायग्राम बनाया। और इस स्पाइरल गैलेक्सी में आप देख रहे हो 1, 2 एंड 3, 3 आर्म्स हैं। तो आर गैलेक्सी हैज 3 आर्म्स, 3 आर्म्स है हमारी, ठीक है, हमारी गैलेक्सी की। अब ये आर्म्स का मतलब कोई वायर नहीं है, एक्चुअली यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, दी स्टार्स आर अलाइंड, ठीक है, स्टार्स जो का जो अलाइनमेंट है, तो उसका अलाइनमेंट को जब हम देखते हैं तो उसकी 3 आर्म्स नजर आती हैं, तो वही आपकी भुजाएं कहलाई जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं इस गैलेक्सी की बात करता हूं। देखो, गैलेक्सी में द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर बाउंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर बाउंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे गैलेक्सी बोलते हैं। और गैलेक्सी एक स्पाइरल होती है, इलिप्टिकल होती है, और एक अनसर्टेन मतलब इर्रेगुलर होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको सेंटर में एक आपको प्रकाश दिख रहा है और उसके चारों तरफ ये आप देख पा रहे हैं अराउंड इट, ओके, ये एक गैलेक्सी की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। इसके बाद अब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आपको डायग्राम से इसके बारे में समझाता हूं। मान लो दिस इज गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी में मैंने यहां पर एक ग्रीन रंग से एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, इसके सेकंड आर्म पे। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया दिस इज सेकंड आर्म, ये सेकंड आर्म है, और इस सेकंड आर्म में मैंने ये जो सर्कल एक स्फीयर बनाया, तो इस स्फीयर को यहां मैं मेंशन कर रहा हूं। ये रहा वो स्फीयर, ये स्फीयर है वो, ठीक है। यानी कि मैं इस स्फीयर को जब मैंने थोड़ा सा नजदीक जाके देखा, तो इस स्फीयर का नाम है हीलियोस्फीयर। दिस इज कॉल्ड एज हीलियोस्फीयर। अब ये हीलियोस्फीयर के अंदर भी जब हमने देखा, तो वी फाउंड, हमने इसके अंदर भी बहुत सारे हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती हुई देखी। बहुत सारी लैक्स ऑफ हेवनली बॉडीज वर रिवॉल्विंग इनसाइड इट, और इसके ही सेंटर में हमने एक और स्फीयर देखा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारी गैलेक्सी के सेकंड आर्म में एक स्फीयर, उस स्फीयर को मैंने यहां बनाया, दैट इज हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर में आपके ब्लू रंग से ये आपके कुछ हेवनली बॉडीज हैं, और इस हीलियोस्फीयर के सेंटर में एक और ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में दिस इज आर एस मैं किसको डिनोट कर रहा हूं, सोलर सिस्टम। तो आप समझे, सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड ऑन द सेकंड आर्म। हमारा सौर मंडल हमारी गैलेक्सी की दूसरी भुजा में है, और दूसरी भुजा में एक हीलियोस्फीयर बना है। उस हीलियोस्फीयर के सेंटर में देखो, यहां मैं बना देता हूं ऐसे, ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने ब्लू रंग से जो मैंने यहां पर डॉट्स बनाए हैं, व्हाट आर दीज ब्लू डॉट्स, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं। एक्चुअली दीज आर क्लाउड ऑफ कॉमेट्स, क्लाउड ऑफ कॉमेट्स, जिसे कहा जाता है ऊर्ट क्लाउड। क्या कहा जाता है, ऊर्ट क्लाउड। ये धूमकेतुओं का बादल है, एंड मिलियंस ऑफ कॉमेट्स आर रिवॉल्विंग, मिलियंस ऑफ कॉमेट्स आर रिवॉल्विंग। अब ये रिवॉल्व किसके चारों तरफ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसको भी समझते हैं। हमारा ये सोलर सिस्टम आ गया, तो इसी सोलर सिस्टम को अब मैं यहां बनाता हूं। ये हमारा सन, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले ये प्लैनेट्स,
ठीक है, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ओके, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, दिस सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स एंड सर्टेन अदर हेवनली बॉडीज। हमारा ये सौर मंडल के अंदर एक तारा सूरज है, हमारे 8 ग्रह हैं और कुछ ऐसी खगोलीय काया जिनमें कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ आपके उपग्रह और जो है उल्काएं और बहुत सारी जो है बोने ग्रह भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि 99.9% मास ऑफ सोलर सिस्टम, 99.9% मास ऑफ सोलर सिस्टम ये हमारे सूरज के अंदर है। सूरज के अंदर यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास सूरज के अंदर है। तो इसका मतलब अगर सूरज का मास इतना ज्यादा है तो आप मतलब आप इमेजिन करो, सूरज का मास जो है इट इज 3.3 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ। तो अगर सूरज का मास इतना ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो जो सूरज की ग्रेविटी है वो जहां तक काम करती है, जहां तक उसका प्रभाव है, उसका इफेक्ट है, जहां तक सूरज की चलती है, जहां तक आप कह सकते हैं सूरज का साम्राज्य है, तो ये वही पर्टिकुलर बाउंड्री है। ये जो हमने बाउंड्री बनाई थी हीलियोस्फीयर की, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द boundary till where the gravitational force of sun works। ठीक है, तो इस हीलियोस्फीयर के अंदर ये जो कॉमेट्स हैं, ये कॉमेट्स सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। दीज कॉमेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। अच्छा, अब आपके मन में ये भी होगा कि सर ये हीलियोस्फीयर कितना बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, यू मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी, मैं यहां पर अलग से मेंशन कर देता हूं, नोट करके ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस अलग से यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ, इट इज 15 करोड़ किलोमीटर। ये 15 करोड़ किलोमीटर है, किसके बीच का डिस्टेंस, सन एंड अर्थ के बीच का। तो इसी 15 करोड़ किलोमीटर को हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। तो 1 AU इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो ये जो 1 AU है इसकी यूनिट आपको पता, डिस्टेंस पता चला। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में जो कहीं पर सन मौजूद है, तो ये अगर सन है तो हमारे इस सूरज से लेकर सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की जो लिमिट है, या इस हीलियोस्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हीलियोस्फीयर, ये कितना है, तो आप इसे कह सकते हैं इट इज 50,000 AU। कितना है बेटा, 50,000 AU। यानी कि सूरज की जहां तक चलती है, सूरज का ग्रेविटेशन फोर्स जहां तक काम करता है वो है 50,000 AU। ओके, ये आपको क्लियर हो गई बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉमेट्स के बारे में, कि ये भाई कॉमेट्स रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं और ये हीलियोस्फीयर क्या है, और क्योंकि सूरज का मास कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहां पे आपको ध्यान रखना है, हम चले कहां से थे, तो ध्यान रखें, हमने बात करी थी इधर से, हमने यूनिवर्स एक बॉक्स बनाया था, वहां से हमने एक क्लस्टर पे गए, क्लस्टर से गैलेक्सी पे गए, और गैलेक्सी से फिर हम आगे आए किस पे, हम आए गैलेक्सी में एक पर्टिकुलर हीलियोस्फीयर पे, हीलियोस्फीयर के अंदर सोलर सिस्टम, और अब सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिलहाल यहां तक की आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। ओके, मैंने यहां कुछ चीजें मेंशन करी है, देखो, सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन द गैलेक्सी कॉल्ड आकाशगंगा एंड द ग्रेटेस्ट गैलेक्सी नियर टू इट इज एंड्रोमेडा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पर मेंशन किया है कि
हमारी जो गैलेक्सी है वो एक मेंबर है किसी क्लस्टर का, तो उस क्लस्टर में जो एक और गैलेक्सी है उसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, और वो एंड्रोमेडा जो है बहुत बड़ी गैलेक्सी है। तो देयर इज अ ब्लैक होल इन द मिडल ऑफ आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है, उसकी डेंसिटी जो है जी बहुत वेरी हाई है, इट इज वेरी हाई। तो सोलर सिस्टम इज एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द आकाशगंगा विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ इट। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं यहां समझाता हूं। देखो क्या है भाई, ये हमारी गैलेक्सी बनाई हमने, ठीक है, और यहां हमने एक सन बना दिया, और सन का ये उसके चारों तरफ एक हीलियोस्फीयर जो सन है, दिस सन इज ऑल्सो मूविंग इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। एक्चुअली में सारे जो तारे होते हैं वो गैलेक्सी के सेंटर की तरफ ही मूव कर रहे होते हैं, बिकॉज एक ध्यान रखना ये चीज कि गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है, गैलेक्सी इज ऑल्सो रोटेटिंग। ओके, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि जो सन है वो अंदर जा रहा है, या हम कह लें कि जो सन है, जो सूरज है, इट इज मूविंग, तो आप ये ध्यान रखना, आपके मन में होगा कि सन की अंदर जाने की स्पीड कितनी होगी, तो इट इज नियरली अबाउट 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अभी तक हमने ये समझा था कि सूरज ये है और इसके चारों तरफ सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। सूरज जो है वो आगे जा रहा है, और सूरज के संग सूरज क्या कर रहा है सूरज आगे तो जा ही रहा है, और सूरज अपने संग बाकी सभी प्लैनेट्स को अपने संग आगे ले जा रहा है। तो एक्चुअली में पूरा सोलर सिस्टम इज मूविंग। तो सोलर सिस्टम, सूरज के साथ पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। हम केवल उसको सामने का व्यू देखते हैं, केवल ये देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो ऐसे जा रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? तो अगर सूरज इतनी स्पीड से आगे जा रहा है, तो अगर हम ये मान लें कि इफ सन रिवॉल्व्स अराउंड दी आकाश गंगा, अगर सूरज हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करे, तो यानी कि हमारे इस आकाश गंगा के सेंटर, गैलेक्टिक सेंटर, इसे हम क्या कहेंगे? गैलेक्टिक सेंटर। तो अगर हमारा सूरज इस गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगाए, एक चक्कर अगर कंप्लीट करे, तो इफ सन रिवॉल्व्स अराउंड द आकाश गंगा, तो इट विल टेक हाउ मच टाइम, तो इट इज एज्यूम्ड कि उसको 220 से 250 मिलियन ईयर्स लगेंगे इस गैलेक्सी के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करने में। और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कॉस्मॉस ईयर। तो मैं यहां लिखा है, देखो, तो मैंने मेंशन कर दिया है, विच डिनोट्स द सन इज अ न्यूज। अच्छा, इट टेक्स 250 into 10 to the power 5 years to complete one revolution which is called as cosmos year। इसे क्या बोलेंगे? कॉस्मॉस ईयर। ठीक है, तो 220 से 250 मिलियन वर्ष लग जाएंगे सन को पूरी परिक्रमा करने में। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ यूनिट्स दे रखी हैं लाइट ईयर की, एंगस्ट्रॉम की मैंने कुछ यूनिट्स दे रखी है, वो एक आपका डेटा आपको अलग से पता होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम सोलर सिस्टम पे पहुंच गए हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। आई होप सो कि यहां तक आपको क्लियर हुआ है, सारी पिक्चर समझ में आई आपको? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो ये डायग्राम भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो, अब हम गैलेक्सी से संबंधित कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं अबाउट स्टार्स।
मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार भी बताऊंगा कि स्टार की लाइफ साइकिल कैसे होती है, पर पहले आप समझ लो। यहां पर मैंने कुछ थ्योरी इसमें मेंशन करी हुई है। द क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन अ नेबुले कम टुगेदर ड्यू टू देयर ओन ग्रेविटी एंड फॉर्म्स अ स्टार। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार हम पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको करना क्या है, देखो ये आपको एक यूनिवर्स की एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ओके। हाँ, मैं आपको यहां पर एक टर्म बता देता हूं स्टार्स की, तो हम के बारे में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार एंड ऑल। आप ध्यान रखें, आपने कितनी बार ये वर्ड पढ़ा होगा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तो नक्षत्र का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह जो एक विशेष प्रकार का आकार बनाता हो और उसी शेप के आधार पर उन नक्षत्रों का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स अ डेफिनेट शेप, तो उसी शेप के आधार पर वी हैव नेम्ड देम। तो देर आर 88 कॉन्स्टलेशन जो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। इसमें से एग्जाम्पल में हमने मेंशन करा है सप्तऋषि, उर्सा माइनर, ध्रुवा, मत्स्य, ओरियन, मृगा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक एटसेट्रा, जो अपने ज़ोडिएक साइंस आपने सुने भी होंगे। ठीक है, देखो उसमें हमने दिखा रखा है, दिख रहा है आपको ये ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ सर्टेन शेप। ओके, तो दिस वाज अबाउट मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में यहां तक समझा दिया। अब आपको आगे क्या करना है, ध्यान दें। अब आपको पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सोलर सिस्टम के बारे में अब आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम सोलर सिस्टम तक पहुंच गए हैं। एक बार हम सोलर सिस्टम पढ़ लें, सोलर सिस्टम पढ़ने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। फिर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार की, तारे की लाइफ के बारे में। ठीक है, देखो सोलर सिस्टम जो है ना, सौर मंडल, उसमें हमने कंसिडर किया भाई देखो देयर इज अ सन, सन इज ऑल्सो अ स्टार, और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दे आर रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन अ सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन पे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सेम प्लेन का मतलब कुछ इस तरह से मान लो, देखो सबका प्लेन सेम ही है। ओके, समझ में आ रहा है? कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। वो यहां पर हो सकता है कि रफली कहीं पर इंटरसेक्शन आ गया हो, पर इंटरसेक्शन इज नॉट देयर। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन इज नॉट देयर। कोई इंटरसेक्शन नहीं है किसी गैलेक्सी की ऑर्बिट का, सेम प्लेन पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम बात करें मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर हम प्लैनेट्स को विद रिस्पेक्ट टू सन लगाते हैं तो ये आपका सीक्वेंस है। अब इन प्लैनेट्स को भी हमने डिवाइड किया, कैसे? शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज टर्शियल प्लैनेट्स। ध्यान रखना, इन्हें हम कहते हैं टर्शियल प्लैनेट्स, या फिर इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। और जो बाकी के 4 हैं, इन बाकी के 4 को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, या फिर इन्हें कहते हैं हम जोवियन प्लैनेट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो ये वाले प्लैनेट्स हैं, एक तो इनका साइज बहुत बड़ा है, दूसरा ये गैशियस हैं। गैशियस मतलब ज्यादातर इनकी डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी इज लेस, डेंसिटी बहुत कम है। डिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पर ज्यादा है। जबकि ये वाले जो आपके स्टार्स हैं, दीज प्लैनेट्स, तो ये प्लैनेट्स में क्या है? एक तो इनका साइज छोटा है, स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू जोवियन। ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। क्या है बेटा? रॉकी प्लैनेट्स हैं। रॉकी प्लैनेट्स का मतलब क्या है? ये सॉलिड है। सॉलिड होने का मतलब क्या है? इनकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, और ये हमारे सूरज के पेरेंट स्टार के नजदीक है। पेरेंट स्टार मतलब सूरज नियर है, पास में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपको सोलर सिस्टम के बारे में जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आपको ये मेंशन होना चाहिए। पहली चीज, मरकरी एंड विनस हैज नो सैटेलाइट। मरकरी और विनस की कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट क्या मतलब? जब ये लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार में बताऊंगा तो उसमें आपको थोड़ी सी पिक्चर ये भी क्लियर होगी कि कैसे
जो है सन बना, स्टार बना, और स्टार बनने के बाद जो लूज पार्टिकल, जो उसके बाकी का मैटर बचा था, उसके एक्रीशन से, उसके इकट्ठा होने से, उसके एक्यूमुलेशन से प्लैनेट्स बने, और प्लैनेट्स से फिर उनके चारों तरफ कुछ और उनके सैटेलाइट्स बनी, है ना। देखो, एक प्लैनेट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रह, एक तो होता है प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं बेटा ग्रह, एक होता है सैटेलाइट, इसे बोलते हैं उपग्रह। अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूं तो आप ध्यान रखें, प्लैनेट सन के चक्कर में करता है, रिवॉल्व्स अराउंड सन, जबकि सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। सैटेलाइट्स जो है, जो उपग्रह है, वो ग्रह के चक्कर लगा रहा है और ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम विनस और मरकरी की बात करते हैं तो इसकी कोई सैटेलाइट है ही नहीं। तो इसका मतलब आपको जब सोलर सिस्टम के बारे में आप नोट्स बना रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, तो आपको पहली जानकारी तो ये रखनी है कि इन प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स किसकी है, किसकी नहीं है। और अगर किसी की है तो जैसे हम कहते हैं सैटर्न हैज मैक्सिमम सैटेलाइट, सैटर्न की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, नियरली अबाउट 146। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब उन सैटेलाइट्स में से जो कुछ मेजर सैटेलाइट्स के नाम वो भी पता होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मार्स जो है, जो मंगल है, जिसे हम मंगल कहते हैं सपोज, तो मार्स की जो 2 सैटेलाइट्स है उसमें एक का नाम है फिबॉस, एक का नाम है डिमॉस। ऐसे ही हमने नाम सुना होगा गैनेमाइड, टाइटन, आईओ, कैलिस्टो। तो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है दैट दीज आर दी सैटेलाइट्स ऑफ दिस प्लैनेट एंड सो ऑन। तो आपको एक तो नोट करना है कि सैटेलाइट्स क्या है। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि मरकरी बहुत पास है सूरज के। देखो यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, बट मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। एक्चुअली विनस को कहा जाता है हॉटेस्ट प्लैनेट। ऐसा क्यों? विनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्राइटेस्ट स्टार। ब्राइटेस्ट स्टार, स्टार है नहीं, ये संज्ञा दे रहे हैं उसे, ठीक है। विनस एक प्लैनेट है पर उसको सबसे चमकीला, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार मतलब सुबह और शाम दिखने वाला, और हॉटेस्ट सबसे गर्म प्लैनेट, है ना। अब देखो इसमें हॉटेस्ट प्लैनेट का मकसद क्या है? क्या है ना, जो विनस है, विनस के एटमॉस्फेयर, अगर विनस देखे तो विनस का जो एटमॉस्फेयर है, तो विनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है। अब आप इमेजिन करो अगर इसको मैं अर्थ से कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं? अर्थ से। हालांकि विनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है, विनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है उसके शेप साइज की वजह से, है ना। तो जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो 0.0003% के आसपास है। इनफैक्ट और 0.000040 आने दे, तो इतना बहुत कम मात्रा CO2 की है। उसके बावजूद अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है, इजंट इट? तो आप मान के चलो विनस के एटमॉस्फेयर में तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से यहां पे जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेगी। और आपको यह भी जानकर के बहुत सरप्राइज होगा कि जो विनस है इसका एल्बिडो 75% है। कितना परसेंट है? 75%। समझ पा रहे हैं आप? तो बावजूद इसके कि एल्बिडो, अच्छा एल्बिडो क्या है वो भी सुन लो। एल्बिडो का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के द्वारा कितनी रेडिएशंस को वापस भेज दिया गया है। यानी कि अगर सूरज से 100 यूनिट आ रही है विनस की तरफ, तो विनस क्या करता है? 75% वापस भेज देता है, केवल 25% ही हीट एब्जॉर्ब करता है। उसके बावजूद विनस सबसे गर्म प्लैनेट है। तो आपको मैंने ये बताया कि जब आप सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम सोलर सिस्टम में पहले ये सब
चीजें कवर करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, कौन से प्लैनेट की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट्स जो आपको याद करने चाहिए। तो मैंने 2 पॉइंट्स यहां बताए, कल की क्लास में हम इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि इससे पहले थोड़ा थ्योरी चल रहा था, अब आपको ज्योग्राफी में थोड़ा मजा भी आने लगेगा, चीजें अच्छी लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी, फैक्चुअल जो डेटाज आएंगे उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।